वो नाम जो ईरान के सहराओं में दहशत की मिसाल बना, एक ऐसा चेहरा जो इंसानी हकूक के नाम पर खून बहा गया, अब्दुल मालिक रेगी। आज हम जानेंगे इस शख्स की असली कहानी, उन्हीं लोगों की ज़बानी जो उसे जानते थे। الو ما عبد مالك الريقية نيجو شبه ما وراي بس انت كشمانة ما يراد يبش كان خا بس بجاين که بیفته تو مرة تو بعد زدن من گوش کن سکن چیه دارم بهت میگم شما هر جا ما را دیدید بزنید برای شما مبارک هر جا ما 2000s की आप समझें और मिड 2000s की तकरीबन ये बात है कि जब ईरान को एक ऐसी दहशतगर्द तंजीम का सामना हो गया था कि मतलब वहां पर जो है वो किसी किस्म का जो है वो ईरानियन जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं ना वो उनका ऑपरेशन कोई काम करता था, ना ईरानी आर्मी की कोई चलती थी। इवन दो कि उन एरियाज में या उन लोगों को जो है वो ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी नहीं अप्रोच कर पा रही थी, नहीं ढूंढ पा रही थी। 1979 में पैदा होने वाला ये लड़का ईरान के प्रोविंस सीस्तान बलूचिस्तान से था। जब ईरानियन रिजीम जब चेंज हुई थी तब ही ईरान के सूबे बलूचिस्तान ज़ैदान में एक बच्चा पैदा होता है, एक गरीब घराने में। उस बच्चे का नाम रखा जाता है अब्दुल मालिक रेगी। ये काफी गरीब खानदान होता है और आप समझे कि मुश्किल से ही इनको मतलब एक वक्त का खाना नसीब होता है। वक्त के साथ साथ ये बड़े होते हैं। अब जो ये अब्दुल मालिक रेगी होता है, ये बचपन से ही जो है ये सरफिरा होता है और बदतमीज टाइप का होता है। और ये एक सुन्नी मुसलमान था और छोटी उम्र से ही हुकूमत से नाराज। कहते हैं रेगी ने जवानी में ही छुरी हाथ में घुमाना शुरू कर दी और इसी वजह से पहली बार पुलिस की नजर में आया। तो अब्दुल मालिक रेगी थोड़ा सा जो है वो दीनी तालीमात भी हासिल करता है और उन्हीं दिनों में मतलब जब ये जवान हो रहा होता है, अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर भी चल रही होती है, तो ये जाके जहादी ग्रुप्स भी छोटे मोटे ज्वाइन करता है। वक्त के साथ साथ ये अलकायदा को ज्वाइन कर लेता है और अलकायदा के साथ अफगानिस्तान में जो है वो जहाद की प्रैक्टिसेस करता है और मतलब जहादी ग्रुप्स के साथ इन्वॉल्व रहता है। 2003 के आसपास उसने एक तंजीम बनाई जिसका नाम रखा जुंदुल्लाह। इसका मतलब था अल्लाह के फौजियों का लश्कर। इस तंजीम को बनाने का मकसद था बलोच और सुन्नी लोगों के हकूक, लेकिन तरीका था खून और दहशत। वॉर ऑन टेरर जब अपनी पीक पर थी, उसी दौरान अमेरिका को एक दफा जब अमेरिकन अफगानिस्तान में ही थे तो उनको एक लोकल सोर्स के जरिए एक लीड मिली कि एक जगह है वहां पर जो है वो अलकायदा की एग्जिस्टेंस है और काफी हद तक वो कंफर्म सोर्स थी। अमेरिकन ने वहां पे रेड किया। लकीली जितने भी जो तालिबान के वहां पर लोग थे वो सब के सब जिंदा ही गिरफ्तार हुए। उन सबको गिरफ्तार करके ग्वांतनामो बेस लेकर जाया और वहां पर उनको रखा गया। जो वो अलकायदा के कुछ लोग जो पकड़े गए थे उनमें से एक अब्दुल मालिक रेगी भी था। अमेरिका इसको ग्वांतनामो बे में जो है वो अब्दुल मालिक रेगी को 6 माह तक रखा गया। लाजमी सी बात है अमेरिकन का फिर टॉर्चर करने का और तफ्तीश करने का उनका जो स्टाइल है। उसके बाद जो है वो अब्दुल मालिक को 6 महीने के बाद छोड़ दिया गया, ये उससे लिखवा करके अगर इसके बाद वो अफगानिस्तान में नजर आया या उसने अलकायदा के लिए कोई काम किया तो इसके बाद उसको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। फिर मुझे जहां तक मेरा अपना जो तजुर्बा कहता है कि अब्दुल मालिक रेगी को शायद इसी वजह से छोड़ा गया था कि वो ईरानी था और वो ईरान गवर्नमेंट के लिए जो है वो दिल में उसके काफी नफरत थी। तो जहां तक अमेरिकन ने आपको बताया कि और उनकी जो अलाइज हैं उन्होंने उसको यूज करना होगा। सुसाइड अटैक्स, एम्बुशेस और किडनैपिंग का सिलसिला शुरू हुआ। रेगी ने ईरानियन आर्मी, पासदारान इनकलाब और मासूम शहरियों तक को नहीं छोड़ा। उसके बाद मतलब जब इसको अब्दुल मालिक रेगी को जब छोड़ा गया और उसके बाद जब वहां से वो ईरान गया तो उसके दिन बदलने लग गए। अचानक उसके पास गाड़ियां आ गई, मॉडर्न असला आ गया। मतलब जो असला ईरान की आर्मी के पास नहीं था वो असला अब्दुल मालिक रेगी के पास था। अब्दुल मालिक के अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप भी उसके खिलाफ थे। इसके सारे भाई तकरीबन इसके साथ इन्वॉल्व थे, एक भाई को छोड़कर।
और मतलब इन सब भाइयों का यही काम बन चुका था, ठीक है। एक भाई इनका तब ही मतलब उसको ईरानियन गवर्नमेंट ने पकड़ लिया था, वो जेल में था, ठीक है। उसको छुड़वाने के लिए भी इसने काफी चीजें की। तो मतलब ताकत का नशा उसको इतना ज्यादा चढ़ गया था, उसको पैसों का इतना ज्यादा शौक पड़ गया था, उसको इस पावर का मजा आने लगा था, वो और से और ज्यादा किलिंग्स करना चाहता था। वो मतलब ये चीजें परफॉर्म करके अपनी तरफ उन एजेंसीज को अट्रैक्ट कर रहा था कि जो ईरान को तबाह करना चाहते थे या जो नहीं चाहते थे कि ईरान स्टेबल रहे। या बात खराब तब होना शुरू हुई कि जब अब्दुल मालिक रेगी से दो काफी खतरनाक किस्म के वाकयात हो गए, और जो बहुत ही ज्यादा इंसान का दिल दहला देने वाले, इंसान का दिल चीर देने वाले मामला थे। और इसने वो एक जो है वो ड्रामा परफॉर्म किया, और एक किसी न किसी हद तक इसको अपने पकड़े जाने का भी डर था। ईरान ने दावा किया कि जुंदुल्लाह को अमेरिका, इसराइल और ब्रिटेन से सपोर्ट मिल रही थी। 2007 में बीबीसी और एक और रिपोर्ट के मुताबिक CIA ने रेगी को इनडायरेक्टली फंड किया, लेकिन अमेरिका ने इन इल्जामात को बिल्कुल रद्द किया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अब्दुल मालिक रेगी का एक भाई जो कि इसके इन मामलात से बिल्कुल ही बहुत दूर था, और वो चाहता ही नहीं था कि कभी इनके साथ उसका नाम जोड़ा जाए। वो भी जाहिदान में एक बाजार के अंदर किसी कॉस्मेटिक्स शॉप पे काम करता था। अब्दुल मालिक रेगी का बड़ा भाई था अब्दुल हामिद रेगी। वो मतलब एक बहुत अच्छा, बहुत पढ़ा लिखा किस्म का और बहुत मुअज़्ज़िज़ किस्म का इंसान था। वो वहीं पर उसको उसी बाजार में उसको एक लड़की से मोहब्बत होती है जो कि शॉपिंग करने आई हुई होती है, और उसके साथ उसकी शादी हो जाती है। वो लड़की होती शिया है। मतलब अब्दुल हामिद रेगी का इतना अच्छा किरदार होता है, उसका करेक्टर, उसका अखलाक इतना अच्छा होता है कि वो शिया पेरेंट्स अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर देते हैं, अब्दुल हामिद रेगी के साथ। अब्दुल हामिद रेगी और उसकी जो मिसेस है, उन दोनों की फिर लव स्टोरी के ऊपर एक अवार्ड विनिंग मूवी भी बनी है जिसका नाम है व्हेन द मून वाज फुल। एक अवार्ड विनिंग मूवी है जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। तो अब्दुल हामिद रेगी की शादी हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब्दुल मालिक रेगी की दहशतगर्द सरगर्मियां इस कदर बढ़ जाती हैं कि अब्दुल हामिद रेगी को भी फजूल में ईरानियन गवर्नमेंट, ईरानियन एजेंसी तंग करना शुरू कर देती हैं। डेली मतलब उसके घर रेड आ जाना और उससे पूछताछ करना कि तुम्हारा भाई कहाँ है। उनको ये लगता था कि ईरानियन गवर्नमेंट को ये लगता था कि अब्दुल हामिद रेगी क्या अब्दुल मालिक रेगी के साथ बराह रास्त किसी न किसी तरह राब्ता है और ये छुपा रहा है। इसी तरह मतलब अब्दुल हामिद रेगी की जो बीवी थी फायजा, उसको भी मतलब जो है वो पता लग जाता है इस बात का कि इसके भाइयों का ये बैकग्राउंड है, जबकि अब्दुल हामिद रेगी कभी चाहता ही नहीं था कि उसकी बीवी को पता लगे उसके भाइयों का क्या बैकग्राउंड है। तो अब जो है अब्दुल हामिद रेगी इस कदर बेजार आ गया था कि उसने ये प्लान किया कि उसका बच्चा भी हो चुका था, उसने ये प्लान किया कि मैं अपने बीवी और बच्चे को लेकर चला जाऊंगा यूरोप, और वहां पर जाके अपनी चैन से जिंदगी गुजारूंगा। ना मेरे भाइयों के साथ कोई ताल्लुक रहेगा, ना ही मुझे ईरानियन गवर्नमेंट तंग करेगी। अब ईरान किसी भी ईरानी शख्स के लिए, चाहे वो सुन्नी हो या शिया हो, उसके लिए आज भी यूरोपियन पासपोर्ट या यूरोपियन वीजा अप्लाई करना इतना ही मुश्किल है जितना कि मतलब आज, पहले तो और भी ज्यादा था। तो खैर इसको काफी सारी मुश्किलात पेश आती हैं यूरोप के लिए वीजा अप्लाई करने में। इसको कोई आइडिया देता है कि तुम ऐसा करो, पाकिस्तान के जरिए अप्लाई करो, वहां से तुमको इजीली मिल सकता है। ये अपने एक रिश्तेदार से रब्ता करता है पाकिस्तान में, जो इसे कहता है कि तुम यहाँ आ जाओ, हम तुम्हें यूएन के जरिए वीजा वगैरह अप्लाई कर देंगे। तो अब्दुल हामिद रेगी आ जाता है पाकिस्तान। जब पाकिस्तान आता है, जिस रिश्तेदार से इसने अपने रब्ता किया होता है, वो रिश्तेदार बेसिकली इसके भाई अब्दुल मालिक रेगी, जो कि जिंदुल्ला का अमीर होता है, उसके साथ इन्वॉल्व होता है। और अब्दुल हामिद रेगी को पाकिस्तान बुलाने में सारा पीछे जो किरदार होता है वो अब्दुल मालिक रेगी का ही होता है। अब्दुल हामिद रेगी वहां पहुंचता है। खैर जब वो पाकिस्तान आता है, जब वो दिखता है कि यार मैं तो वहां पर मतलब मैं यूरोप जाने का सोच रहा हूँ और मेरे भाई के तो यहाँ पर बंगले, आलीशान घर, आला गाड़ियां, गार्ड्स, और ये तो लाइफस्टाइल इसका है, वो थोड़ा सा इंप्रेस भी होता है। खैर उसको ये पता होता है कि ये मतलब ये सारा पैसा 2 नंबर है और ये पैसा दहशतगर्दी का पैसा है। अब अब्दुल हामिद रेगी को जो है वो ब्रेन वॉश करना स्टार्ट होता है। اون مادرم زهرا و ما میگذاریم از خدا همش اونهایی که تا به اینجا رسوندن این عزیزای ما رو این طوری از این عالم میبرن
خداوند به حق خون گلوی حسین خودش انتقام از همه